हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लीगल हिस्ट्री में समझने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के इन 3 जुडिशियल प्लान को आज हम समझेंगे। जुडिशियल प्लान 1787, जुडिशियल प्लान 1790 और जुडिशियल प्लान 1793, यानी ये जो तीनों न्यायिक योजनाएं हैं ये आज की वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए ये तीनों जुडिशियल प्लान एक एक करके जो है इनको सामने रखा। तो ये 3 न्यायिक योजनाएं हैं जिन्होंने बंगाल की जो उस टाइम पे जनता थी उनके लिए एक बहुत अच्छा जुडिशियल सिस्टम लागू किया। ठीक, ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया में इस सिद्धांत को कार्यान्वित किया कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कानून पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो लॉ पर बेस होना चाहिए। कॉर्नवालिस की जो अदालत सिस्टम था उसी से रिलेटेड न्यायिक योजना जो है वो हेस्टिंग्स की ही तरह सुधार योजनाएं थी। मतलब जो जो जुडिशियल प्लान्स कॉर्नवालिस के टाइम पे आए हैं वो बिल्कुल हेस्टिंग्स की ही तरह उन्हीं में जो भी मतलब जुडिशियल प्लान हेस्टिंग्स लेकर आए थे उन्हीं की सुधार योजनाएं थी। एक तरीके से वो उन्हीं में सुधार था। और दीवानी न्याय प्रशासन से संबंधित हेस्टिंग्स ने भी कई सारे जो जुडिशियल प्लान्स थे वो बताए थे। अब देखो, जब हमने हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान समझे थे तो उसमें हमने देखा था कि उनके टाइम पे भी 3 जुडिशियल प्लान आए थे और इसी तरीके से कॉर्नवालिस के टाइम पे भी 3 जुडिशियल प्लान आए हैं। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1787 के जुडिशियल प्लान की। इस जुडिशियल प्लान में मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस रहा वो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पर किया गया था। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस रहा राजस्व पर और जो सिविल न्याय होता है उस पर किया गया था। क्योंकि 1786 से पहले वारन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि जो राजस्व प्रशासन था और जो न्यायिक प्रशासन था उनको अलग अलग कर दिया था। किसके द्वारा? एक पॉलिसी लाकर, जिससे सिस्टम को चलाना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी सारी चीज़ें। और पावर को लेकर भी रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 का जुडिशियल प्लान लाकर एक सिंगल अथॉरिटी में एक अकेले प्राधिकारी में ही जुडिशियल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डाल दिया था और इस अथॉरिटी का नाम था कलेक्टर। और यही इस जुडिशियल प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस जुडिशियल प्लान के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें की गई थी। सबसे पहले जिलों का पुनर्गठन। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया था, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला इसका काम था। जिसमें क्या होता है कि जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का पूरा जो एरिया था उनके जिलों की संख्या 36 थी पहले, लेकिन इस जुडिशियल प्लान में 36 से घटाकर 23 कर दी गई। तो सबसे पहले जिलों की संख्या को 23 कर देना ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था। लेकिन हर जिले के लिए कलेक्टर भी नियुक्त किया गया था जो एक इंग्लिश सर्वेंट होना ज़रूरी था। तो अब ये जो जिले बनाए गए थे 36 को कम करके 23, उन 23 जिलों के लिए कलेक्टर की भी नियुक्ति की गई थी। ठीक, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि कलेक्टर को प्रशासन के बहुत सारे काम सौंपे गए थे, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के काम उसको सौंपे गए थे। ये क्या करता था? रेवेन्यू की वसूली करता था और जो भी आपका फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता था उससे रिलेटेड कई सारे मामलों को भी देखता था। अभी हमने पढ़ा ना कि एक सिंगल अथॉरिटी में पावर डाल दी गई थी रेवेन्यू की और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वो क्या करता था? एक तो रेवेन्यू की भी वसूली करता था और जो भी आपका वित्त से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसके मामलों को भी निपटाता था। उसे अपने जिले के दीवानी मामलों में जज का काम भी करना पड़ता था। मतलब जो कलेक्टर था वो उस टाइम पे जज का काम भी करता था, वो भी कैसे केसेस में? सिविल केसेस में। और इस हैसियत से वो दीवानी केसेस को भी देखता था। तो एक तरीके से जज का काम भी कर रहा है और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी ये कर रहा है। इसके अलावा ये अपने ज़िले में दंड अधिकारी भी होता था, मतलब ये मजिस्ट्रेट का भी काम करता था। और ये क्या करता था कि जो क्रिमिनल्स होते थे उनको बंदी बनाकर उन्हें आरोप पत्र सहित, मतलब उन पे जो चार्जेस वगैरह लगते थे उसके सहित उन्हें पास की ही जो भी उस टाइम पे फौजदारी अदालत होती थी
उनके ट्रायल के लिए उसे प्रोसिक्यूट करना पड़ता था। तो छोटे मोटे मामले भी ये खुद ही निपटा लेता था। तो एक तरीके से ये जुडिशियल प्लान में एक तो आप देख सकते हो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट का, इसके अलावा कलेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था इस जुडिशियल प्लान का वो था माल अदालत की स्थापना। यानी जो माल अदालतें थी उस टाइम पे जो मतलब गुड्स ऑफ रिवेन्यू से रिलेटेड था वो सारी चीज़ों के लिए एक अदालत बनाई गई थी और अदालत की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1787 के जुडिशियल प्लान का जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था वो माल अदालतें थी, जिसे कलेक्टर की कचहरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था माल अदालतों को? कलेक्टर की कचहरी। और ये जो कोर्ट होते थे ये जिले का रिवेन्यू कोर्ट होता था, मतलब रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर कहाँ जाते थे? माल अदालतों में जाते थे। और इस रिवेन्यू कोर्ट में कंपनी की सरकार और जो भी मालगुजारी के बीच में जो भी उत्पन्न होते थे, जो भी मतलब केसेस होते थे राजस्व से रिलेटेड, जो भी मुद्दे होते थे उनको निपटाया जाता था। और माल अदालतों की अध्यक्षता भी कलेक्टर ही करता था, यानी वहाँ पे जो भी मैटर्स देखता था वो कलेक्टर ही देखता था। ठीक। और यहाँ पे उसकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए कलेक्टर की कौन होता था? दीवान की नियुक्ति की जाती थी। तो एक तरीके से माल अदालतों की स्थापना भी इस जुडिशियल प्लान का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था। इसके बाद आता है रजिस्ट्रार की नियुक्ति। अब देखो इस जुडिशियल प्लान में हर जिले के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी की गई थी, जिसकी ड्यूटी ये थी कि कलेक्टर को जो भी जुडिशियल काम है उनमें उसे मदद करनी पड़ती थी और वो 200 रुपये तक के जितने भी दीवानी केसेस हैं उनको खुद भी निपटा सकता था। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई थी। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो ये बातें हमने बताई हैं ये 1787 के जुडिशियल प्लान के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जुडिशियल प्लान लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब बात करेंगे जुडिशियल प्लान 1790 की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1787 के बाद दूसरा जुडिशियल प्लान लाया गया 1790, क्योंकि उस टाइम पे देखो जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी। उन सबको दूर करने के लिए ही और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ही 1790 का जुडिशियल प्लान लाया गया। और इस जुडिशियल प्लान में क्या होता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो प्रोविंस थे उनके सभी मजिस्ट्रेटों को एक प्रभावशाली जो है यहाँ पे काम दिया गया, जिसमें तत्कालीन दंड व्यवस्था के बारे में, उस समय का जो भी दंड व्यवस्था चल रही थी, जिस तरीके से लोगों को पनिशमेंट किया जाता था, उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। कॉर्नवालिस ने ये निष्कर्ष निकाला फाइनली कि जो हमारे यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसमें सुधार करना पॉसिबल नहीं था। अब उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ही ये वाला जुडिशियल प्लान लाया गया। अब सबसे पहले इस जुडिशियल प्लान के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं वो यही है कि नवाबों की सत्ता की समाप्ति। देखो 1791 में जो मुग़ल नवाब थे उस टाइम के, वो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड सभी अधिकार उनके ख़त्म कर दिए गए थे। तो नवाबों के पास जो भी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम से राइट थे, उनके पास जो भी दंड देने का जो भी उनके पास अधिकार था, वो सब उनकी सत्ता की समाप्ति कर दी गई थी। और सारी की सारी पावर कहाँ डाल दी गई थी? कंपनी ने उन्हें खुद के हाथों में ले लिया था, मतलब कंपनी के हाथ में वो पावर चली गई थी। लेकिन अभी तक क्या था कि जनता में मुस्लिम विधि ही प्रचलित होने के कारण, जनता के बीच में जो मुस्लिम लॉ था वो प्रचलित था, उसके होने के कारण अंग्रेज़ों ने भी इस कानून को कुछ संशोधन के साथ ही कायम रखा। तो उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नवाबों की सत्ता की समाप्ति कर दी गई। जो नवाब की पोस्ट होती थी उस टाइम पे उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो नवाब थे वो सदर निज़ामत अदालत की अध्यक्षता करते थे और उसको प्रिसाइड करते थे। लेकिन नवाब की पोस्ट ख़त्म होने के बाद अब सदर निज़ामत अदालत को प्रिसाइड करता था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ठीक। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि सदर निज़ामत अदालत का स्थानांतरण कर दिया गया। मतलब अभी तक सदर निज़ामत अदालत को दोबारा से मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले जाया गया। तो इससे पहले सबसे पहले सदर निज़ामत अदालत कलकत्ता में थी, उसके बाद उसको भेजा गया मुर्शिदाबाद में और अब वापस से मुर्शिदाबाद से उसको कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। और गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो इस अदालत के में न्यायाधीश का काम करने लगे। मतलब अब इन अदालतों में जजमेंट कौन दे रहा है? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल दे रही है। उनकी मदद के लिए मुख्य रूप से काजी और 2 मुफ्तियों की व्यवस्था की गई है, जो इन न्यायाधीशों को मामले सुलझाने में जो पर्सनल लॉस थे उनसे संबंधित उनको मदद देते थे। ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद मुस्लिम कानूनों में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस इस टाइम पे किया गया। जो भी मुस्लिम दंड विधि थी, जो भी मुस्लिमों का क्रिमिनल लॉ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो ये इस योजना का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स था। और कलकत्ता की जो सदर निज़ामत अदालत थी उसमें फौजदारी मैटर्स के लिए, मतलब क्रिमिनल मैटर्स के लिए
क्या होता था कि अंग्रेज़ी कानूनों का यूज़ किया जाने लगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो प्रोविंस थे उनमें सभी जिला और सर्किट कोर्ट्स को सदर निज़ामत अदालत के अधीन रखा गया था। मतलब सबसे बड़ी कौन थी? सदर निज़ामत अदालत। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोविज़न इस योजना का, सर्किट कोर्ट की स्थापना। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि आपराधिक न्याय प्रशासन में बदलाव करने के लिए, यानी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में बदलाव करने के लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सारे एरिया को, जितने भी उनके एरिया थे उन सबको 4 भागों में बांट दिया गया। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि 1787 का जो जुडिशियल प्लान था उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें 36 से डिस्ट्रिक्ट को 23 भाग कर दिए गए थे, मतलब 23 जिले बना दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस जुडिशियल प्लान में, रीऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट इनटू डिवीजन, मतलब अब यहाँ पे उन जिलों को भी डिवीजन में बांटा जा रहा है। ठीक, किसके लिए? सर्किट कोर्ट के लिए। तो यहाँ पे उनको 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भाग थे आपका कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद, और हर भाग के लिए एक सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी और फौजदारी न्यायालयों को ख़त्म कर दिया गया था। हर सर्किट कोर्ट में क्या होता था, कंपनी के 2 कर्मचारी जज के रूप में नियुक्त किए जाते थे, मतलब जज के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता था, और काजी, मुफ्ती, गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए गए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी कि सर्किट कोर्ट की स्थापना जो है हमारे इसी जुडिशियल प्लान से की गई थी। नेक्स्ट आता है कलेक्टरों की दांडिक शक्ति। अब हर जिले का जो कलेक्टर है वो अपने ज़िले का मजिस्ट्रेट भी होता था, ये तो हम पढ़ चुके हैं 1787 के जुडिशियल प्लान में। और ये क्या करता था, गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकता था। जो क्रिमिनल होते थे उन्हें शुरुआती जांच करने की भी इसको शक्ति दी गई थी कि प्रारंभिक जांच वगैरह कर सकता था। अभियुक्त पर जो भी आरोप अगर झूठे या तथ्यहीन साबित हो जाए तो उन्हें तुरंत रिहा भी कर सकता था। तो बहुत सारी पावर्स यहाँ पे कलेक्टर को दी गई थी। ठीक, उसको यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स भी देखने का राइट था, उसको यहाँ पे सिविल मैटर भी देखने का राइट था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई थी। इसके अलावा कलेक्टर को आपराधिक मामलों की सारी जो मासिक रिपोर्ट है, मतलब पूरे महीने उसने कार्यवाही में, प्रोसीडिंग्स में क्या किया, उन सबकी एक रिपोर्ट बना के सदर निज़ामत अदालत में भेजनी पड़ती थी। ठीक, और उसे जिले में के ब्रिटिश और यूरोपियन और देशी भारतीयों के में समान रूप से जुरिडिक्शन मिला हुआ था। तो कलेक्टर को दांडिक शक्ति भी दी हुई थी। तो 1787 का जुडिशियल प्लान हमने देख लिया, 1790 का जुडिशियल प्लान हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जुडिशियल प्लान डिस्कस करेंगे 1793 का। अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 के जुडिशियल प्लान का। अब देखो 1793 में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक जुडिशियल प्लान लाया जाता है। इसका मुख्य पर्पज़ ये था कि ब्रिटिश प्रशासन में एक संगठित और निष्पक्ष जो जुडिशियल सिस्टम है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। इस योजना ने भारतीयों में अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए न्यायिक सुधारों की नींव रखी, मतलब किस तरीके से न्यायिक सुधार हुए उसकी नींव रखी। अब यहाँ पर इस जुडिशियल प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रोविजंस देख लेंगे। सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि रिवेन्यू और न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब सबसे पहले ये था कि अभी जो हमने पढ़ी है ना माल अदालतें जो हमने पढ़ी हैं अभी 1790 के जुडिशियल प्लान में, उसको ख़त्म कर दिया गया 1793 के जुडिशियल प्लान से। तो सबसे पहले माल अदालतों को ख़त्म किया और इसने क्या किया, रिवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम को अलग अलग कर दिया। देखो सबसे पहले वारन हेस्टिंग्स ने उनको अलग किया था, रिवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। कॉर्नवालिस ने क्या किया था, 1787 के जुडिशियल प्लान से उनको फिर से एक कर दिया था। लेकिन अब 1793 के जुडिशियल प्लान से फिर वही चीज़ हो रही है, फिर से रिवेन्यू और जो जुडिशियल सिस्टम है वो अलग हो रहा है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों को अलग कर दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा बदलाव था कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट है दीवानी अदालत का पुनर्गठन। तो यहाँ पे जो दीवानी अदालतें थी उनका पुनर्गठन किया जा रहा है। ठीक, उनमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े बदलाव उनमें किए गए। जैसे पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद में हर जगह एक सिटी में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। जो भी थी, चाहे वो पटना हो, ढाका हो, मुर्शिदाबाद हो, उनमें हर जगह एक सिटी दीवानी अदालत। और दीवानी न्याय प्रशासन की सुविधा के लिए यहाँ पे 23 जो 23 जिला दीवानी अदालतें थी वो भी स्थापित की गई थी। और हर कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कंपनी का एक इंग्लिश सर्वेंट अपॉइंट किया गया और उसकी मदद के लिए हिंदू और मुस्लिम ऑफिशियल्स रखे गए। ये भारतीय कानून पदाधिकारी जो इंग्लिश जज होते थे उनको पर्सनल लॉज के बारे में बताते थे कि किस तरीके से किस मैटर में कौन सा पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है प्रशासन को न्याय विभाग के अधीन कर दिया। मतलब जो पूरा का पूरा उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किसके अधीन कर दिया, उसको अधीन कर दिया जुडिशियल सिस्टम के। कॉर्नवालिस ने ये जो जुडिशियल प्लान लाया था उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी था। उस टाइम पे क्या होता था कि हर ज़िले का जो कलेक्टर था और जो दूसरे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स थे वो वहाँ की दीवानी अदालत के अधीन थे, जिससे उनके कार्यों पर अदालत का उचित कंट्रोल बना रहे। ठीक,
अब जिला दीवानी अदालत के जो जजमेंट होते थे उसकी अपील कहाँ होती थी? प्रोविंशियल कोर्ट में पेश की जाती थी। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कॉर्नवालिस ने अपनी 1793 का जो जुडिशियल प्लान था उसके द्वारा इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में जो विधि सम्मत शासन था ना, जो रूल ऑफ लॉ था, उसका सिद्धांत लागू किया एक तरीके से। तो प्रशासन को न्याय विभाग के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रोविंशियल अपीलीय कोर्ट की स्थापना। अब प्रोविंशियल अपीलीय कोर्ट की स्थापना की गई, तो इसके पारित होने के बाद यानी 1793 के जुडिशियल प्लान से इसमें क्या हुआ कि दीवानी अदालतों के जजमेंट से सारी अपीलें कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत में पहले पेश की जाती थी। कहाँ जाती थी? अगर जो दीवानी अदालतें थी और वो कोई जजमेंट देती थी तो उसकी अपील होती थी कलकत्ता के सदर दीवानी अदालत में। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और उसकी काउंसिल के जो मेंबर होते थे वो जज का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ से काम नहीं चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी। ठीक, इसके अलावा अपील के लिए लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि कलकत्ता की जो सदर दीवानी अदालत थी वहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा और समय खर्च हो रहा था। तो इन सब परेशानियों से निपटाने के लिए ही ये सब चीज़ें कि अपील जो है वो कैसे पेश करनी है, इसका परिणाम ये होता था कि उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती थी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोविंशियल अपीलीय कोर्ट की स्थापना भी की गई। ठीक, और पटना, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद में इनको स्थापित किया गया। ठीक, तो यहाँ पे लोग अपील कर सकते थे। नेक्स्ट है मुंसिफों की नियुक्ति। अब देखो मुंसिफ है ना, मुंसिफ तो जो नेटिव ऑफिसर्स होते थे उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट दी जाने लगी इस जुडिशियल प्लान से। ये मुंसिफ कौन होते थे? जमींदार और तहसीलदार वगैरह होते थे जो मुंसिफ की पोस्ट पर नियुक्त होते थे। और दीवानी अदालतों के कार्य बोझ को हल्का करने के पर्पज़ से ही 50 रुपये से कम तक के मामले या 50 रुपये तक के मामले निपटाने के लिए इंडियन मुंसिफ की नियुक्ति की गई इस जुडिशियल प्लान से। ठीक, तो ये कितने तक के मैटर सुन सकते थे? 50 रुपये तक के मैटर। नेक्स्ट आता है कोर्ट फीस की समाप्ति। कोर्ट फीस ख़त्म कर दी गई थी इस जुडिशियल प्लान से। ठीक, इससे पहले कोर्ट फीस लगती थी और इसका पर्पज़ ये था कि हर व्यक्ति समान रूप से, हर व्यक्ति को जस्टिस मिल सके, पैसे की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना हो। इसके अलावा दंड न्यायालय में संबंधित सुधार, दंड न्यायालय में भी कई सारे सुधार किए गए। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था इस प्लान का। और कलेक्टर के जितने भी फौजदारी अधिकार थे वो सब समाप्त कर दिए गए और चारों प्रोविंशियल अपीलीय कोर्ट के न्यायाधीशों को जो भी क्रिमिनल मैटर्स थे उनकी जुरिडिक्शन दे दिया गया। ये न्यायाधीश क्या करते थे? कोर्ट ऑफ सर्किट के रूप में अपने अपने जिलों का दौरा करते हुए फौजदारी मैटर्स को निपटाते थे। ठीक, इसके अलावा अधिवक्ता वर्ग का गठन, अधिवक्ता वर्ग का यानी वकील वर्ग का गठन किया गया इसी टाइम पर 1793 में। और यहाँ पे अदालतों में वकालत करने के जो इच्छुक हर व्यक्ति होता था उसको क्या किया जाता था? सदर दीवानी अदालत से सनद प्राप्त करके यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करना ज़रूरी था। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे हमारे जुडिशियल प्लान 1793 के। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है? हमने समझा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के तीनों जुडिशियल प्लान, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव लाया गया, किस तरीके से अलग अलग जुडिशियल प्लान में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमने बहुत अच्छे से और इसको पूरे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।